हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, आज का जो चैप्टर है, जो आज का जो सेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसका नाम है संविधान के स्रोत जो हैं द सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान को कहाँ कहाँ से लिया गया है। और इसके लिए जो है आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिख रही होगी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि अध्यक्ष थे उस समय के, उन्होंने संविधान निर्माताओं ने, तो उनके नेतृत्व में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपर्स थे, है ना, संविधान सभा में, उन्होंने विश्व के सर्वोच्च संविधानों का गहनता के साथ, है ना, एब्स्ट्रूज इन डीप जो है अध्ययन किया और देश की तात्कालिक आवश्यकताओं परिस्थितियों के अनुसार महत्वपूर्ण उपबंधों को समाहित किया, अडॉप्ट किया, एजिमिलेट किया, आत्मसातित किया। तो अलग अलग जो है लोकेशन से अलग अलग देशों के संविधानों को लेकर हमने क्या एक मिला जुला भारतीय परिस्थितियों के अनुसार एक संविधान बनाया। और इसीलिए भारतीय संविधान की बहुत तारीफ होती है, क्योंकि भारत जैसे इतने विशालकाय देश की जो है समस्याओं को इसने सब कुछ अपने अंदर समाहित किया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट और आ रहा है जो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि 2/3 भाग जो 2/3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब भारत शासन अधिनियम के तहत 2/3, मैंने आपको बता रखा है 230 से लेकर 250 जो आर्टिकल्स हैं वो सीधे सीधे हमने किससे ले रखे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या भारत शासन अधिनियम के तहत हमने ले रखे हैं। तो आज का जो सेक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और इसको मैं आपको बिल्कुल गहराई के साथ में एक एक पिक्चर क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो आप लोग जो है अंत तक बड़े ध्यान से सुनिए और हिंदी इंग्लिश दोनों का ऐसा कोलैबोरेशन मिलेगा आपको कि आपको किसी भी लैंग्वेज में यदि टर्म्स आती है यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, राइट। तो अब देखिए, सबसे पहले एक को ले लेते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935, है ना। तो ये जो 1935 का अधिनियम था उसमें संघात्मक व्यवस्था का मतलब क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर जो है संघात्मक, है ना, संघात्मक जो है फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब एक केंद्र होगा और राज्य होंगे, केंद्र राज्यों को सपोर्ट करेगा, इस तरह की जो संघीय व्यवस्था है, ताकि क्या हो सके, 2 टायर 2 लेयर पर काम हो सके, 2 लेवल पे काम हो सके। दोस्तों, आपको याद रखना है जो ये संघात्मक व्यवस्था है, फेडरल स्ट्रक्चर, वो हमने किससे लिया है, भारत शासन अधिनियम से। न्यायपालिका की शक्ति, न्यायपालिका के पास जो शक्ति है, जुडिशरी के पास जो शक्ति है, चूंकि 1935 में भी न्यायपालिका थी, आपको ध्यान आ रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट बना था भारत में 1937 में, आपको ये बात याद आ रही होगी। तो न्यायपालिका की शक्ति भी कहाँ से ली है, भारत शासन अधिनियम से। राजनीति की आधारभूत संरचना, आधारभूत का मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जो केशवानंद भारती बनाम केरला केस है उसमें जो आधारभूत ढांचे की बात की थी, जिसको मैं पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, उस आधारभूत ढांचे को बेसिकली जर्मनी के संविधान में सबसे पहली बार व्याख्या की गई थी। और किसी भी संविधान की जो मूल आत्मा है वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है ना, आधारभूत ढांचा है, उसमें यदि परिवर्तन हो जाएगा तो भारत के संविधान का जो मेन सत्य है, जो मेन निचोड़ है, जो सारगर्भित बातें हैं, वही विनाश हो जाएंगी। इसीलिए केशवानंद भारती बनाम केरला केस में कभी भी जो है ना, केशवानंद भारती बनाम केरला केस में कभी भी मूलभूत ढांचे के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये भारत का सबसे बड़ी जुडिशियल बेंच, 13 जजेस की जुडिशियल बेंच बैठी थी और उन्होंने ये फैसला दिया था। तो आधारभूत ढांचा भी जो हमने लिया है वो यहाँ से लिया है। आपको ये बात पता होगी कि नाना पालकीवाल ये भारत के अब तक के इतिहास के सबसे महानतम वकील माने जाते हैं। नाना पालकीवाल जो है उन्होंने ये केस लड़ा था, है ना, केशवानंद भारती बनाम केरला केस, और भारत के अब तक के सबसे महानतम वकील, ज्यूरिस्ट माने जाते हैं वो, है ना। तो देखिए, तो आपको ये बात पता चल गई भारत शासन अधिनियम। तो हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, देखो इसका इंग्लिश वर्जन और देख लेते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, फेडरल स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो कि संघीय। ऑफिस ऑफ द गवर्नर, गवर्नर का जो ऑफिस होता है वो कैसे संचालित होगा, कंट्रोल कैसे होगा। देखिए, अभी केवल हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, तो वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत रहता, मतलब उस जो जितने प्रावधान हैं वो 1935 में जैसे प्रावधान थे वहाँ से लिए। जुडिशियरी मतलब न्याय व्यवस्था भी वहीं से आई है, जो भी हमने पढ़ा। पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन आपको पता है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी ली कमीशन ने सबसे पहली बार है ना सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कही थी भारत में।
तो पब्लिक सर्विस कमीशन भी किससे लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये लिस्ट आपको हमेशा याद रखनी है ना। इमरजेंसी प्रोविजन, जो आपातकालीन जो प्रावधान थे, है ना, देखिए आप कभी भी ये मत बताइए आपातकाल के अंदर मौलिक अधिकार को रद्द कर दिया जाएगा। मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं जब भी आपातकाल लगता है। वो जो है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी से लिए गए हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए आपातकाल के प्रावधान कहाँ से लिए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। जो ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ बुक, ये भारत की सबसे महानतम बुक है ना, एम लक्ष्मीकांत द्वारा। इसका कोई जवाब नहीं है ना, ये बुक बेस्ट है अपने आप में, तो मैं आपको इसीलिए इसको डिस्कस करता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिटेल्स है, मतलब जो प्रशासन कैसे चलेगा उसकी पूरी नियमावली। आपको पता ना देश के अंदर जो पहले से शासन लागू था, ऐसा तो नहीं है ना हम लोग बहुत व्यापक परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। जो स्ट्रेटेजी है, जो हमारे जो पूरी तरह से कानून की किताबें थी, वो एकदम से परिवर्तित नहीं की जा सकती। उनमें फिर धीरे धीरे जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए गए। प्रशासनिक सुधार प्रथम, प्रशासनिक सुधार द्वितीय। और ये जो मैं बात बढ़ रहा हूँ वो पूरा पूरा पढ़ने की बहुत आवश्यकता होती है यूपीएससी लेवल के स्टूडेंट्स को। तो ये बात पता चल गई आपको। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या लिया है आपको एकदम क्लियर है। अब आ रहा हूँ मैं सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज़ व्हाट, जर्मनी का संविधान। तो जो जर्मनी का संविधान है, जो वीमर VEIMER, ये जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जर्मनी में 1919 में आया था। फेडरिक एबर्ट लेके आए थे, फेडरिक एबर्ट। तो ये जर्मनी का जो संविधान है, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन इसे बोलते हैं। यदि आपसे पूछा जाए वेस्टमिंस्टर, तो वेस्टमिंस्टर वह जगह है जहाँ पर ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों की पार्लियामेंट है। तो वेस्टमिंस्टर जो है असेंबली, वो ब्रिटेन में है, जबकि वीमर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जर्मनी में। ये अंतर याद रखना दोनों में, है ना। और आपातकालीन उपबंध और आपातकाल के अंदर वो रद्द हो जाता है। तो ये देखिए, अब मैं आपको इंग्लिश में देखो इसको बहुत अच्छे से बता देता हूँ। देखिए आपातकाल की जब बात करते हैं तो देखो ये आ गया, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो हमको ये कई बार गलत पढ़ा दिया जाता है। तो हमने जो है इमरजेंसी प्रोविजन प्रावधान कहाँ से लाए हैं, 1935 के संविधान संशोधन से। जबकि वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है कि जब आपातकाल लागू हो जाएंगे देश या राज्य में, तो जो मूलभूत अधिकार 20 और 21 अनुच्छेद के अलावा जितने भी मौलिक अधिकार हैं सब रद्द हो जाते हैं, नलीफाई हो जाते हैं। तो ये वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट पे आते देखिए। अब देखिए, जो पूर्व सोवियत संघ था, सोवियत संघ का मतलब यूएसएसआर जो है, सोवियत रूस को जिसे पहले बोला जाता था यूएसएसआर, है ना। तो यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, मूल कर्तव्य। इसका मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसे मैंने आपको बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में पढ़ाया। आपकी प्लेलिस्ट पूरी तैयार हो रही है, पीछे वाला सेक्शन बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है, जरूर देखिए, अपने साथियों के साथ भी जो है शेयर करें वीडियोस को। तो 51A के अंदर जो है ना मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया था। और यूएसएसआर से हमने ये जो है सारे जो 10 प्रावधान थे लिए थे। उसके बाद 11वां और ऐड किया गया था सन 2002 में, और 86वें संविधान संशोधन के तहत कि 6 से 14 साल के बच्चे को भी उसके गार्जियन, उसके पेरेंट्स जो हैं वो शिक्षा से वंचित नहीं रखेंगे। तो इस तरह का कर्तव्य 11वां। तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं यदि आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, 11वां। मूल जब आए थे तब कितने थे, 10। कहाँ से लिए थे, यूएसएसआर से। आज की तारीख में यूएसएसआर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, क्योंकि उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया और 1991 में वो पूरी तरह से 15 अलग अलग देशों में टूट गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं तीसरे पॉइंट पर। तो देखिए, हमने 2 तो पढ़ लिए हैं, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। देखिए तीसरा जो है, ये देखिए 3 हमने देख लिए हैं, सोवियत संघ वाला। तो सोवियत संघ को हम लोग एक और इंग्लिश वाले वर्जन में भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हुई हैं इसमें। तो देखिए, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये हमने बात कर ली, मौलिक कर्तव्य। द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस का मतलब है न्याय के जो आदर्श लिए हैं, उसमें सोशल, बार बार है ना, जवाहरलाल नेहरू जी सोशलिस्टिक जो है देश की बात करते थे, समाजवादी देश की बात करते थे। तो वो उस समय के यूएसएसआर से लिया गया था टर्म। ठीक है, और उस समय के यूएसएसआर से नाउ रशिया। देखो ये वाली बात क्लियर होगी। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो बॉडी था, और ये जो टर्म लिए हैं प्रियम्बल में, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल।
देखिए अभी हाल में आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में पूरा प्रियम्बल प्रस्तावना समझाने वाला हूँ। प्रस्तावना भी कम से कम 2 लेक्चर में समझ में आएगी, क्योंकि भारतीय प्रस्तावना में बहुत अच्छे अच्छे शब्द दिए हुए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, किसी ने आंसर नहीं दिया है, कि भारत की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं और उसमें इंडिया शब्द कितनी बार आता है। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं, उसकी भाषा कहाँ से ली गई, और जो है इंडिया शब्द जो है वो कितनी बार इसमें प्रयोग हुआ है प्रस्तावना में। अब आ रही है बात, सबसे इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, और हम लोग बात करने जा रहे हैं अमेरिका के संविधान से भारत में क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहला आया मौलिक अधिकार, फंडामेंटल जो है ना, फंडामेंटल राइट्स। सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है ना, वो एक्चुअल में वहाँ से ली गई। और मैंने पिछले लेक्चर्स में ये भी बताया कि जितनी शक्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएसए को, अमेरिका को, उतनी शक्ति भारत के न्यायपालिका को नहीं है। तो ये बात एक याद रखेंगे। एक अगला जो पॉइंट आ रहा है, न्यायिक पुनरावलोकन, है ना, जुडिशियल, है ना, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कोई भी यदि फैसला दे दिया गया है, पहले कोई फैसला दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट में, उसमें बदलाव किया जा सकता है, या फिर कोई विधेयक पास हुआ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसे भी कैंसिल कर सकते हैं। और न्यायपालिका को स्वतंत्रता जो दी है ना, वो जो बिल्कुल फ्रीडम है, मैंने बोला ना शक्ति कहाँ से मिली है हमारे जुडिशरी को, तो वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है। संविधान ही सर्वोच्च होगा, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ये बात भी किससे दी है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है ना, महाभियोग की प्रक्रिया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए महाभियोग जो प्रक्रिया है वो कौन से अनुच्छेद में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है ना, कौन से अनुच्छेद में आता है। और राष्ट्रपति के पास, पिछले लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया आपको, राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद में आती है। तो दोनों प्रश्न बताइए, महाभियोग और ये दोनों आप मुझे बताएंगे। महाभियोग प्रक्रिया का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है ना। तो देखिए अगले चलते हैं, उपराष्ट्रपति का पद और राज्यसभा के ये पदेन सभापति होंगे, जैसे वहाँ पे सीनेट्स होते हैं, तो राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पे उपराष्ट्रपति काम करेंगे। और ये दोनों बातें कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। राष्ट्रपति में संघ और रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश, आपको पता है ना, हेड ऑफ द ऑल 3 आर्म सर्विसेज, तीनों आर्मी के हेड कौन है, हमारे राष्ट्रपति हैं। तो ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की भी जो महाभियोग प्रक्रिया है एक तरह की, इसमें ये भी एक प्रकार की महाभियोग प्रक्रिया है। तो जो है ये भी कहाँ से ली गई है, क्योंकि इतना आसान नहीं होना चाहिए कि जजेस इतने आसानी से, है ना, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे जो है लेजिस्लेचर है, हमारी जो विधायिका है, वो इतनी आसानी से नहीं हटा सकती, वरना तो उनकी शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, है ना। तो ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी कहाँ से लिया गया है कि इनको आसानी से नहीं हटाया जा सकता, तो ये भी अमेरिका से लिया है। संविधान की उद्देशिका, है ना, जो ये उद्देशिका है वो भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और विधियों का समान संरक्षण, है ना, इक्वल कंजर्वेशन ऑफ लॉज, तो ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इन्हीं टर्म्स को हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि जो महानतम बुक है वो क्या कहना चाह रही है। तो देखिए अब बात करते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हमने बात कर ही लिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी बिल्कुल फ्री है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। इम्पीचमेंट प्रोसीजर, इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग। तो मेरे को आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इम्पीचमेंट जो है कौन से आर्टिकल में। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, कि उसके जो जजेस हटाए जाते हैं वो। और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट और राज्यसभा का वो पदेन सभापति होगा। ये सभी बात यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। अब देखिए ये भी हमारे को तो ये सभी बातें ना आपको बिल्कुल याद रखनी है ना। एक तो न्यायपालिका की व्यवस्था याद रखना, है ना, ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, न्यायपालिका की जो शक्ति है, पावर ऑफ जुडिशरी, वो किससे मिली है, भारत शासन अधिनियम से। लेकिन न्यायपालिका में जो व्यवस्था है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रोसीजर है ना, ये सभी जो है वो हमने अमेरिका से लिया। और शक्ति किससे मिली है न्यायपालिका को, वो जो है 1935 के जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से मिली। अब आ रही है बात ब्रिटिश संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो ब्रिटेन है वहाँ पे। तो संसदीय प्रणाली,
तो देखिए आपको मैंने ये पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बताया था कि अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल जो है पैटर्न है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और ब्रिटेन में कैसा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, पार्लियामेंट्री। तो सबसे पहली बार जो पार्लियामेंट्री सिस्टम आया था ना, ये भी वेमर कॉन्स्टिट्यूशन में आया था। याद रखना, सबसे पहली बार जर्मनी में संसदीय प्रणाली लागू हुई थी, ब्रिटेन में बाद में लागू हुई है। तो ये बात एक आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। एकल सिंगल सिटीजनशिप, देखो यहाँ पर मैं फिर अंतर बता देता हूँ, वैसे मैंने ये लास्ट लेक्चर में आपको बहुत गहराई से पढ़ाया, तो आप जरूर है ना पिछले लेक्चर्स को है ना अपने फ्रेंड्स को, साथियों को जरूर बताएं, एक एक सेक्शन को मैंने क्लियर किया है। तो भारतीय संविधान, अमेरिका का जो संविधान है उसमें ड्यूअल सिटीजनशिप है। ये सारी बातें मैंने लास्ट लेक्चर में बताई है कि एक तो अमेरिका की नागरिकता होती है, और जो अमेरिका के 50 राज्य हैं ना, उन 50 राज्यों की भी अलग से नागरिकता है। लेकिन क्या भारत में और ब्रिटेन में ऐसा होता है क्या आपके पास राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की नागरिकता होती है? नहीं होती। आपके पास केवल एक नागरिकता होती है, वो है भारत की नागरिकता। तो संसदीय प्रणाली जो है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें हमेशा सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी, एकल नागरिकता मिलेगी। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, रूल ऑफ लॉ। भारत में और ब्रिटेन में किसी का शासन है ना, तो वो विधि का शासन है। विधि का मतलब है ऐसा नहीं है कि मेरा शासन चल जाएगा या किसी एक व्यक्ति का चल जाएगा, कि प्राइम मिनिस्टर की सारी बातें चल जाएंगी। यहाँ पर विधि सम्मत बातें होंगी। और आपने देखा होगा जहाँ जहाँ पर अंग्रेजों ने शासन किया है ना, वहाँ पर उन्होंने जुडिशरी बनाई है, और लोगों को जो है ना कुछ हद तक सुरक्षा दी गई है, ताकि लोगों में क्या हो सके, आत्मविश्वास बढ़ सके। तो रूल ऑफ लॉ जो है ना, ये एक है ना अपने आप में रिसर्च का फील्ड है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। विधि निर्माण की प्रक्रिया, लॉ डेवलपमेंट कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया भी किससे ली हमने, ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रेरोगेटिव्स, तो ये कहाँ से लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार, है ना, संसद के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, वो भी ब्रिटेन से लिए गए। तो आपको ये बात याद रखनी है, अमेरिका के अंदर न्यायपालिका बहुत ही पावरफुल होती है, जबकि ब्रिटेन के अंदर उनकी पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। आपको ये बात एक जरूर याद रखनी है, राइट। अब देखिए अगला पॉइंट, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की जो प्रक्रिया है, चुनाव में जो सबसे ज़्यादा मत जीत के आएगा, है ना, तो वही जो है मतलब वही सत्ता संभालेगा। तो ये भी टर्म कहाँ से लिए, ब्रिटेन के संविधान से। द्विसदनात्मक व्यवस्था, इसका मतलब क्या है, बाईकैमरलिज्म जो है, जैसे केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा, है ना, उसके अलावा राज्यों के अंदर कैसा है, राज्यों के अंदर जो है विधानसभा, विधान परिषद का भी कानून है। तो ये सभी जो है हमने ब्रिटेन से लिया। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। तो हम लोग इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो देखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। आपको मैंने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम बता दिया, रूल ऑफ लॉ बता दिया, है ना, विधि का कानून है। देश में किसी और का कानून नहीं चल सकता, केवल न्याय का कानून चलेगा, है ना। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है देश में, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर किस तरह से जो है संसद के अंदर पूरा प्रोसीजर रहेगा, कार्यक्रम किस तरह से होगा, तो वो सभी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। सिंगल सिटीजनशिप तो हमेशा आपको याद ही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम या, है ना, इसमें हमेशा सिंगल सिटीजनशिप होती है। कैबिनेट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ना, कैबिनेट है, कैबिनेट का मतलब है जो मेन कैबिनेट होती है ना, मंत्रिमंडल, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी होती है भारत की, जो सबसे बड़ा न्याय लेती है। और कैबिनेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैबिनेट को ही हम लोग व्यवस्थापिका बोलते हैं, याद रखना, कैबिनेट को ही हम लोग व्यवस्थापिका बोलते हैं, है ना। तो देखिए अगला, प्रेरोगेटिव रिट्स, प्रेरोगेटिव जो रिट्स है ना, जो रिट्स मैंने आपको बताई थी, मैंडेमस, परमादेश, हीबियस कॉर्पस, 5 जो रिट्स है 32 आर्टिकल में, हीबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, सर्टियोरी का मतलब होता है उत्प्रेक्षण, है ना, उसके बाद प्रोहिबिशन प्रतिषेध, और जो लास्ट है वो है को वारंटो अधिकार प्रच्छा। तो ये जो 5 हैं ये भी टर्म्स कहाँ से लिए, जिसे 32 को हम लोग संविधान की आत्मा भी कहते हैं। तो ये बात एक क्लियर हो गई। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ये विशेषाधिकार जो पार्लियामेंट को वो, और बाईकैमरलिज्म जो द्विसदनात्मक, बाईकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है, बाईकैमरलिज्म का भी टर्म आ जाए याद रखना, द्विसदनात्मक जो राज्यसभा लोकसभा इस तरह से, और राज्यों में विधानसभा विधान परिषद। तो आपको कौन कौन से क्लियर हो गए यहाँ, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्लियर, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस, ये ब्रिटिश और यूएस पर तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद में, हमने जो पढ़ना है वो है
जो है कनाडा से पढ़ लेते हैं। कनाडा का भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो ये पूरा टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और जो है अपने इसका लिंक लेके अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर करें, है ना। तो देखिए कनाडा का संविधान, सरकार की संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था का मतलब जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, वो कनाडा से लिया। ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब एक केंद्र होगा, राज्य होगा, दोनों आपस में जो है ना कॉपरेट करके चलेंगे, तो ये संघीय व्यवस्था है। देखिए गवर्नर का जो ऑफिस है वो कहाँ से लिया गया है, मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है 1935 से। लेकिन गवर्नर का जो पद है, जो कि केंद्र सरकार जो है नॉमिनेट करेगा गवर्नर को, ये कनाडा से लिया गया। याद रखना, केंद्र सरकार नॉमिनेट करता है ना, आपको पता है ना। जैसे आप नाम सुनते होंगे जो है खान साहब जो है वो केरला में चल रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी साहब जो है वो आपके महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। तो कई बार क्या होता है, ये केंद्र के निर्देशों पर अपना जो है ना मतलब डिसीजन लेते हैं, है ना, क्योंकि और ये कहीं ना कहीं केंद्र के तरफ पक्ष में ज़्यादा होते हैं। तो ये गवर्नर जो है, ये पद जो है एक तरह से बहुत कॉम्प्लेक्स पद माना जाता है। जब गवर्नर आएगा तो हम लोग बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए केंद्र के पास जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, है ना, केंद्र के पास जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं, अवशिष्ट शक्तियों का मतलब ये है कि जो केंद्र और जिस पर राज्य नहीं बना सकता ना, वो सब केंद्र के पास शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ, जो किसी की शक्तियाँ नहीं है वो केंद्र की शक्तियाँ हो जाती हैं। संघ और राज्य के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है कि केंद्र के पास क्या शक्ति होगी, राज्य के पास क्या शक्ति होगी, किस किस पर वो कानून बनाते हैं, तो वो सभी जो है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो हम लोग इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। देखिए कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब केंद्र ज़्यादा ताकतवर है, हमेशा से केंद्र ताकतवर रहा है, आपको पता है ना। भारत, इंडिया इज ए स्ट्रक्चर वेयर फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब केंद्र बहुत ताकतवर रहेगा, तो ये बात पता चल गई। उसके बाद वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर इन सेंटर, अवशिष्ट शक्तियों का मतलब है जो बची कुची शक्तियां हैं ना, वो सभी किसके पास है, केंद्र के पास है, राज्य उस पर कानून नहीं बना सकते। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि जो गवर्नर्स हैं वो केंद्र के द्वारा अपॉइंट होंगे। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जो सलाह की जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, है ना, आपको पता होगा सलाह जो देता है ना सुप्रीम कोर्ट, तो वो जो है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया कि 143 आर्टिकल और 123 आर्टिकल और 213 आर्टिकल, ये तीनों किस किस से रिलेटेड है, ये आर्टिकल मैंने लास्ट लेक्चर में बताए हैं। बहुत ही ज़्यादा पिछला जो लेक्चर है ना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आर्टिकल्स जो है ना हमेशा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। तो 123 आर्टिकल, 143 और 213 आर्टिकल में क्या लिखा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट लेट वी कंटिन्यू नेक्स्ट सेक्शन। अब देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड का संविधान, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात पता है आपको, फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो तो यूएसए से लिए गए, लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्व जो कि 36 से लेकर 51 तक हैं, और जो कि पार्ट किस में है, पार्ट 4 में है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व इसमें। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है आपको पता है, प्रोपोजिशनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना, प्रोपोजिशनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मत के द्वारा। तो यह जो प्रक्रिया अपनाई गई है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये प्रक्रिया जो है वो आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान क्षेत्र से, आपको पता है ना 12 व्यक्तियों का मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, किसकी अनुशंसा पर होता है ये मंत्रिमंडल जो है ना वो अनुशंसा करता है। तो आयरलैंड जो संविधान है वहीं से लिया गया है कि साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में, अभी आपको पता होगा जो रंजन गोगोई हैं वो किससे रिलेटेड थे, जुडिशरी से रिलेटेड थे, ना सेवा, ना साहित्य, ना कला, ना विज्ञान क्षेत्र से आते हैं, फिर भी उनको क्या है अभी इस में राज्यसभा में उनको क्या है अपॉइंट किया गया है। तो इसीलिए बड़ा है ना अभी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई थी इस कारण से। आपको पता है ना रंजन गोगोई अब राज्यसभा के सदस्य भी बन चुके हैं, है ना। तो आयरलैंड वाले को भी इंग्लिश में देख लेते हैं, बस बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस कुछ रह गए हैं। तो देखिए आयरलैंड पे आ जाते हैं।
आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा जो 12 मेंबर्स हैं वो, है ना, मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसका जो मेथड है वो भी कहाँ से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रहने चाहिए, है ना, ठीक है। और जो एंग्लो इंडियन वाले जो 2 पद थे लोकसभा में, वो हाल ही में कैंसिल किए गए, तो आप मुझे बताइए कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से एंग्लो इंडियन के पदों को हटा दिया गया, जो 2 पद लोकसभा में हुआ करते थे। अब आ रही है बात, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। तो आयरिश संविधान आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, कैनेडियन हमने देख ही लिया है, अब एक ऑस्ट्रेलिया का संविधान और रह गया है। तो 7वीं अनुसूची, 7th जो शेड्यूल है उसमें जो समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें ना, जिस पर है ना राज्य भी कानून बना सकते हैं और केंद्र भी कानून बना सकता है, लेकिन आपातकाल होने पर केवल केंद्र ही उसमें कानून बना सकते हैं, ऐसे कुछ विषय की लिस्ट होती है ना, वो समवर्ती सूची कहलाती है। तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रियम्बल की भाषा, ये मैं बार बार आपसे प्रश्न पूछता था, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। और केंद्र राज्य में जो भाषा है वो भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन अस द कॉन्करेंट लिस्ट, इसका मतलब है समवर्ती सूची। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, व्यापार मुक्त रहेगा राज्यों के मध्य में। कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जो व्यापार है, कॉमर्स है, वो सभी। जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। 108 जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 108, उसमें जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है कि जब भी किसी विधेयक पे या किसी भी संशोधन पे जो है सहमति नहीं बनती है, तो राज्यसभा और लोकसभा साथ में बैठते हैं। 108 अनुच्छेद में ये दिया हुआ है ना, 108 में इस आर्टिकल को दिया हुआ है। तो जॉइंट सिटिंग जरूर आप एक याद रखना, है ना। अब तक जो है जॉइंट सिटिंग 3 बार हो चुकी है, 3 बार, अब तक के भारत के इतिहास में 3 बार जॉइंट सिटिंग हो चुकी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताइए वो कौन कौन से 2-3 मुद्दे थे, वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। तो जर्मनी का जो वेमर है वो तो हमने पहले ही देख लिया है, सस्पेंशन हो जाता है फंडामेंटल राइट्स का आपातकाल के दौरान, तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया है ना। अब चलते हैं, देखिए आयरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और 2 लास्ट रह गए हैं, बहुत ही सिंपल है ये तो। जापान के संविधान से हमने, है ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो विधि द्वारा जो स्थापित है कि जो भी न्यायपालिका बना देगी लॉ, वही नियम लागू होगा, है ना, उसका बाहर की कोई चीज़ लागू नहीं हो सकती भारत में। तो ये जो प्रक्रिया ये हमने जापान से ली है। और आर्टिकल 21 जो है, जो कि जीवन के जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, 21वां संविधान आर्टिकल, संविधान में जो अनुच्छेद है, वो भी कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया। एक पॉइंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है। 21A, आर्टिकल 21A में क्या दिया हुआ है ना, क्या प्रावधान दिया हुआ है, मुझे आर्टिकल के बारे में बताइए, इसके बारे में। अब देखिए, तो ये बात आपको सोवियत यूनियन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो देखिए जैपनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाते हैं। जैपनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हमने, मैंने पहले बता दिया आपको, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो भी नियम कानून बन चुके हैं उन्हीं के इर्द गिर्द ही घूमेगा, ऐसा नहीं है मनगढ़ंत कोई बातें चल जाएगी। तो जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड हुआ है, ठीक है, तो ये बात क्लियर है आपको। तो देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल 368 लिया, ये एग्जाम में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ गया है। और आर्टिकल 368 कौन से पार्ट में है भारतीय संविधान के, पार्ट 20 20वें भाग में है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये लास्ट जो पॉइंट है इसको मैं कवर कर रहा हूँ, दैट इज़ व्हाट, कि जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स को किस तरह से मनोनयन किया जाता है, जो प्रोसीजर है वो भी किससे लिया गया है ना, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किसके हिसाब से होता है ना, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है ना, ये देखिए, है ना, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से होता है। तो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताया आपको, अब तक के जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑल पॉसिबल प्रोबेबल क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। आपको वाकई में अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, है ना, ताकि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट।